हेलो दोस्तों, मैं विद्या भास्कर। आज हम इस क्लास में रक्त परिसंचरण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा रक्त के बारे में कि रक्त क्या है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त को खोजा किसने था। आज इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा जो है ये वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे और हृदय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर रक्त हमारा अगली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर देखते हैं जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स, गैसों जो है और हार्मोन्स एवं उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है जिसे रक्त परिसंचरण कहा जाता है या कहते हैं। आगे देखते हैं परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है, परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, यानी कि ले जाना या पहुंचाना। शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना रक्त परिसंचरण हमारा कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो किए थे वो थे हमारे विलियम हार्वे जी ने किए थे। और कितने सन में किए थे, तो इन्होंने 1628 ईस्वी में किया था। अब देखते हैं यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के दोस्तों दो प्रकार होते हैं। पहला तो है हमारा खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है हमारा बंद परिसंचरण तंत्र। तो पहले देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है वह हमारा खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यह नलिका विहीन होता है, यानी कि इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंगों ऊतकों के संपर्क में रहता है। यह तंत्र निम्न प्राणियों में पाया जाता है। तो देखते हैं उन प्राणियों को कौन कौन से हैं। तो ये है काकरोच हो गया, हमारा टिड्डा हो गया, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू आदि, यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव हैं वो सभी जो है हमारे खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे है मोलस्का संघ का जो एक जीव है, मोलस्का संघ के जीव जो है उसमें से जो आता है खुला परिसंचरण तंत्र में वो है हमारा घोंघा। आगे देखते हैं दूसरा है जो हमारा बंद परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत देखते हैं ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है वह बंद परिसंचरण तंत्र हमारा कहलाता है। तो जैसे देखते हैं उदाहरण मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि ये सभी जो है बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र के तीन भाग होते हैं। पहला तो है हमारा रक्त यानी कि ब्लड, दूसरा है रक्त वाहिनियाँ और यहाँ पर है हृदय। यानी कि इसमें रक्त तो हम अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ में जो है तीन भाग पाए जाते हैं, यहाँ की 3 पॉइंट पाए जाते हैं। पहला इसमें धमनियाँ, दूसरा है शिराएं और तीसरा है हमारा केशिका। कोशिका दोस्तों दूसरी चीज है और केशिका हमारी दूसरी चीज है। हृदय, यहाँ पर रक्त वाहिनियाँ और हृदय के बारे में देखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों रक्त वाहिनियों के बारे में, यानी कि ब्लड वेसल्स। इसके बारे में देखते हैं शरीर में उपस्थित वह नलिकाएं, शरीर में उपस्थित वह नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है वह हमारी रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं या कहते हैं। आगे देखते हैं रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त जो है शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। रक्त वाहिनियों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं रक्त वाहिनियों के जो है 3 प्रकार होते हैं यहाँ पर। तो पहला है हमारा इसमें धमनियाँ, दूसरा है शिराएं और तीसरा है केशिकाएं। तो पहले देखते हैं हम धमनियाँ क्या होती हैं। ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभाजित अंगों तक लेकर जाती हैं धमनी कहलाती हैं। इनका रंग जो होता है वो लाल होता है और इनमें रक्त दाब जो है उच्च यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं पहले महाधमनी हो गई, उसके बाद धमनी हो गई, उसके बाद छोटी धमनी हो गई। तो यहाँ पर देखते हैं पहले ये है हमारी महाधमनी, महाधमनी वाला सिरा दोस्तों ये है। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पर हो गया हमारा धमनी और यहाँ पर हो गया हमारा महाधमनी। ये महाधमनी, ये धमनी, ये छोटी धमनी हो गई हमारी। तो ये वाला पार्ट हमारा जो है महाधमनी का हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट जो है हमारा धमनी का हो गया। और ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारा हो गया छोटी धमनी का हो गया। अब देखते हैं फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी देखते हैं, यह धमनियों का अपवाद होती है, यह धमनियों का अपवाद होती है क्योंकि इसमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। CO2 यानी कि शुद्ध रक्त हमारा वो होता है दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन होता है, रक्त में ऑक्सीजन जो मिला होता है वो हमारा शुद्ध रक्त होता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले होते हैं वो रक्त जो है हमारा अशुद्ध कहलाता है। तो इसमें देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है। अब देखते हैं महाधमनी। महाधमनी क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। तो यहाँ पर है दोस्तों ये महाधमनी, इस तरीके से ये इतनी चौड़ी और मोटी होती है, इसी को दोस्तों महाधमनी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों शिराएं। शिराएं किसे कहते हैं? ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती हैं या आती हैं, शिराएं हमारी कहलाती हैं। वो इनका रंग जो होता है वो इनका रंग नीला होता है। इनमें रक्त का प्रवाह बहुत धीमा होता है। इनमें जो है कपाट पाए जाते हैं। ये हमारे समझ लीजिए शिराएं हैं, यहाँ से हमारा रक्त गुजर रहा है। ये शिराएं जो है यहाँ से हमारा रक्त गुजर रहा है, और जब यहाँ से इस जगह से यहाँ तक रक्त गुजरा तो ये जो है हमारी निकली हुई शाखाएं हैं यानी कि इसमें शिराएं हैं वो बंद हो जाती हैं। बंद इसलिए हो जाती है ताकि ये वापस रक्त फिर से दोबारा उस तरीके से वापस ना आ सके। यहाँ पर हमने खुला जो है ये जो है शिराएं हमने ओपन शिराएं बनाई हैं यहाँ पर, ये जो रक्त जा रहा है इसमें, और यहाँ पर क्लोज यानी कि बंद शिराएं बनाई हुई है जो दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो शिराएं यहाँ पर बंद हुई हैं यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ खून जाता है वहाँ उसी वक्त जो है ये शिराएं बंद हो जाती हैं ताकि वापस खून ना आ सके इधर। ठीक है, तो ये हमारी खुली शिराएं हैं जो खून जा रहा है, और ये हमारी बंद शिराएं हैं ताकि खून जाने के बाद ऊपर फिर वापस ना आ सके, इसलिए ये तुरंत बंद हो जाती हैं। आगे देखते हैं अब फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुसीय शिराएं देखते हैं तो क्या होती हैं? शिराओं का अपवाद होती हैं। ये शिराओं का अपवाद होती हैं क्योंकि इसमें O2 युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। आगे देखते हैं केशिकाएं। केशिकाएं किसे कहते हैं? ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं। रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, O2, CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान इन्हीं रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब देखते हैं यहाँ पर शिरा व धमनी में अंतर। शिरा व धमनी में अंतर क्या है? तो इधर हमने शिराएं लिखी है यानी कि शिरा लिखा है, और इधर हमने धमनी लिखा है। तो इसमें देखते हैं क्या अंतर है। शिरा पहले देखते हैं। ये अंगों ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, और धमनी का कार्य क्या है? ये रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। दूसरा है इसमें शिरा में जो है अशुद्ध रक्त पाया जाता है, और धमनी में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है। शिरा में देखते हैं इसका व्यास बड़ा होता है, वहीं धमनी में इसका व्यास कम होता है। आगे है इनकी दीवार पतली व लोचदार होती है। शिरा की जो है इनकी दीवारें पतली व लोचदार होती है, वहीं धमनी में देखते हैं तो इनकी दीवारें मोटी, लचीली व पेशीय होती हैं। आगे है ये प्रायः अंगों में बाहर की ओर स्थित होती हैं, और धमनी में देखते हैं तो ये प्रायः अंगों में अंदर की ओर स्थित होते हैं।
अब देखते हैं इसमें शिरा में, ये नीले बैंगनी रंग की होती हैं तो धमनी में ये लाल रंग की होती हैं। आगे है, इनमें कपाट पाए जाते हैं तो धमनी में इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। आगे इसमें रक्त के बहने की गति धीमी होती है और धमनी में इसमें रक्त अत्यधिक दाब व तेजी के साथ बहता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब हृदय के बारे में। इसमें देखते हैं तो हृदय का आकार शंक्वाकार होता है जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना होता है जिन्हें हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, यानी कि बाहरी आघातों से उसकी सुरक्षा करता है। वैसे तो मानव का हृदय मध्य में होता है लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है, इसलिए हमारा हृदय लेफ्ट साइड होता है। आगे देखते हैं, मानव हृदय का औसतन भाग जो है लगभग 300 ग्राम का होता है। इसमें देखते हैं तो मध्य में होता है कितना परसेंट होता है, कितना ग्राम भाग होता है और बाईं ओर झुका रहता है जो कितना ग्राम भाग होता है। तो जब मध्य में रहता है दोस्तों वो 80 ग्राम भाग रहता है और जो बाईं ओर झुका रहता है दोस्तों वो 220 ग्राम हमारा झुका रहता है। आगे देखते हैं अब, मानव हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। यहाँ पर देखते हैं मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, यानी कि 4 चेंबर का बना होता है। यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा ये हार्ट इस आकार का नहीं होता है, यानी कि दोस्तों हृदय जो है इस आकार का नहीं होता, सिर्फ केवल समझाने के लिए हमने ये आकार बनाया है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है और इसके हमारे 4 भाग कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला दोनों पार्ट है हमारा, ये हमारा अलिंद है, ये हमारा दायां अलिंद है और ये हमारा बायां अलिंद है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो ये दोनों पार्ट जो हमने किए हैं, ये हमारा जो है निलय हमारा ये दायां निलय है और ये हमारा बायां निलय है। ये दोनों निलय है हमारे, ये दोनों अलिंद है, ठीक है। ये हमारा दायां अलिंद है और ये हमारा बायां अलिंद है। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऊपर के भाग में दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है यहाँ पर दोनों, और नीचे के भाग में दायां निलय और बायां निलय होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हृदय, आगे देखते हैं तो किसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं ये देखते हैं दोस्तों। जैसे मत्स्य समूह यानी कि मछलियों में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। उभयचर में जो है दोस्तों, उभयचर प्राणियों में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। सरीसृप में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। पक्षियों में दोस्तों 4 चैम्बर पाए जाते हैं। स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में 4 चैम्बर पाए जाते हैं और मगरमच्छ में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। काकरोच में दोस्तों 13 चैम्बर पाए जाते हैं। दोस्तों अब नोट में ब्लू व्हेल का दिल जो होता है सबसे बड़ा होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये जो बनाया है हमने चित्र, इसमें देखते हैं तो ये हमारा मान लीजिए ये हृदय है हमारा और इसका हम 4 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है। एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये तो हमारा दोनों वाला पार्ट अलिंद हो गया और ये दोनों पार्ट हमारा नीचे का निलय हो गया। ये तो हम आगे पढ़ ही चुके हैं। और ये जो गोल गोल हमने जो चित्र बनाया है इसमें, ये क्या है हमारा, इसको क्या कहा जाता है, तो ये हमारा जो इसमें 3 है तो ये हमारा त्रिकपर्दी कपाट कहा जाता है। त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं इसको। और यहाँ पर 2 है तो इसे द्विकपर्दी कपाट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये इसको क्या कहते हैं, तो ये है हमारा महाधमनी कपाट। ये महाधमनी कपाट है हमारा और ये है हमारा अर्धचंद्राकार कपाट। और जो ये हमने कलर की हुई जो लाइन बीच में जो है यहाँ पर खींची हुई है, इसको कहते हैं सेप्टम है ये हमारा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा दाईं ओर है, ये वाला पोर्शन हमारा दाईं ओर है और ये वाला भाग हमारा जो है बाईं ओर है।
अब देखते हैं यहाँ पर त्रिपदी कपाट होता क्या है। तो यह दायां अलिंद एवं बायां निलय के बीच स्थित कपाट होता है। यह दायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और बायां निलय के बीच का स्थित कपाट होता है, जो त्रिपदी कपाट होता है हमारा। यहाँ पर देखते हैं होता है जो कि रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता। ये जो है हमारा अलिंद, दाएं अलिंद से यहाँ पर दाएं अलिंद से यहाँ से हमारा रक्त जो है दाएं निलय में आता है। ये जो है हमारा त्रिपदी कपाट जो है ये दाएं अलिंद से रक्त यहाँ से रक्त को निलय में तो आने देता है लेकिन वापस निलय में ऊपर नहीं जाने देता। ये उसके जैसे रक्त जो है अलिंद के बाद निलय में आता है, ये आपस में जो है बंद हो जाते हैं ताकि निलय से अलिंद में ऊपर की तरफ रक्त जाने न पाए। अब देखते हैं यहाँ पर जाने नहीं देता है। आगे देखते हैं द्विपदी कपाट क्या है। यह बायां अलिंद एवं बायां निलय के मध्य स्थित कपाट होता है, जो कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता। यहाँ पर दोस्तों देखिए वही प्रक्रिया इसमें भी है। ये हमारा दोनों, ये हमारा बायां आलिंद है और ये हमारा बायां निलय है, ठीक है। ये जो है बाएं आलिंद से रक्त को बाएं निलय में तो आने देता है, परंतु जो है निलय से और बाएं आलिंद में ऊपर की तरफ जाने नहीं देता। ये जैसे ही हमारा आलिंद की तरफ आलिंद से निलय की तरफ रक्त आता है, वैसे ही ये हमारा जो है द्विपदी कपाट जो है बंद हो जाता है, ऊपर की तरफ रक्त को जाने नहीं देता। आगे देखते हैं यहाँ पर अर्ध चंद्राकार कपाट क्या होता है। तो यह सेमी लूनर वाल्व रक्त को निलय से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देता है। यह रक्त को निलय से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देता है और धमनियों से निलय में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकते हैं। ये हमारा हो गया, यहाँ पर है ये अर्धचंद्राकार कपाट, यहाँ पर इसका कार्य है ये। और आगे है महाधमनी कपाट। महाधमनी कपाट क्या है। महाधमनी वाल्व बाएं निलय यानी कि निचला हृदय, बाएं निलय यानी कि निचला हृदय ये वाला, ठीक है। यहाँ पर है ये महाधमनी कपाट। निचला हृदय पंपिंग कक्ष और महाधमनी शरीर को सबसे बड़ी धमनी के बीच स्थित है। यहाँ पर है ये महाधमनी कपाट हमारा, इसका कार्य है वो। अब देखते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या है। तो मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है। ये हमारी मांसपेशियों की एक दीवार है जो दोनों पक्षों को अलग करती है, यानी कि दाएं अलिंद और दाएं निलय को और बायां अलिंद और बाएं निलय को दोनों को अलग रखती है। ये सेप्टम का काम है, उसे सेप्टम कहा जाता है। यह हृदय कक्षों के बीच एक अवरोध बनाता है और यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकता है। यानी कि जो रक्त हमारा, एक तो हमारा जो है खराब रक्त यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है वो हमारा खराब रक्त होता है, और अच्छा रक्त जो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो इन दोनों रक्त को जो है आपस में मिलने न पाए, इसलिए ये हमारा सेप्टम कार्य करता है बीच में दोनों रक्त को अलग रखने का। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये हमारा हृदय का फिगर है। अगर इसे हम 4 चेंबर में बांटते हैं यानी कि 4 कोष्ठक में बांटते हैं, तो ये दोनों पार्ट हमारा ऊपर वाला हो गया अलिंद, दोनों आलिंद हो गया, और ये दोनों हमारा निलय हो गया, ठीक है। तो ये वाला भाग हमारा आलिंद है, ऊपर वाला यानी कि दायां वाला भाग, ये हमारा दायां वाला भाग है, ये आलिंद है, और इसमें अशुद्ध रक्त है, ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त है। और यही ये वाला हमारा बायां आलिंद है, इसमें जो है शुद्ध रक्त है। और ये हमारा दायां निलय है और ये हमारा बायां निलय है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, तो इसमें जो है ये हमारा जो 3 तरीके से इसे गोला बनाए हैं दोस्तों, इसे त्रिपदी कपाट कहते हैं, और इसे द्विपदी कपाट कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये है इस तरीके से गोले तरीके से जो है ये हमारा है महाधमनी कपाट, और ये है हमारा जो
गोले को आधा आधा काट कर यानी कि बनाए हैं, इसे अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं इसे। आगे अब देखते हैं इसमें, तो ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों जो है यहाँ से हमारा रक्त यानी कि ब्लड अंदर आता है इसमें। तो ये इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अग्र महाशिरा, और ये है हमारा दूसरा वाला निम्न महाशिरा, इसे कहते हैं। तो जो हमारा ब्लड अंदर में प्रवेश करता है यानी कि आलिंद में आता है, तो अग्र महाशिरा द्वारा और निम्न महाशिरे द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है हमारा आलिंद में, दाईं ओर आलिंद में जो है रक्त आता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है दोस्तों, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिली होती है वो हमारा अशुद्ध रक्त होता है, और जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है वो हमारा शुद्ध रक्त होता है। तो ये अशुद्ध रक्त इन दोनों के द्वारा जो है अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा के द्वारा आलिंद में प्रवेश करता है, तो हमारा त्रिपर्दी कपाट के द्वारा जो है यहाँ से हमारा निलय में प्रवेश करता है, दाएं निलय में प्रवेश करता है। ये हमारा मान लीजिए ब्लड है। ठीक है, ये त्रिपर्दी कपाट से जब हमारा निलय में प्रवेश किया, ये तब इसके बाद जब निलय में प्रवेश किया, निलय के द्वारा यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट में आया ये ब्लड। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये है हमारा फुसफुसीय धमनी है ये हमारा, इसके अंदर ये अशुद्ध रक्त जो है आ गया। ठीक है, अब इस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है जाता है हमारा यहाँ पर हृदय में, यहाँ पर वो उस फेफड़े में दोस्तों, ये हमारा फेफड़ा है। ठीक है, ये हमारा जो है फेफड़ा है। जब ये अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है, यानी कि जब फेफड़े में यहाँ पर जाता है, तो ये अशुद्ध रक्त जब फेफड़े में जाता है, तो जो फेफड़े से ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन इसमें, अशुद्ध रक्त में जब फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन इसमें डाल देता है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करा देता है, छोड़ देता है, तो इसमें मिक्स हो जाता है जब अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन, तो ये हमारा रक्त शुद्ध होकर इस तरीके से फुसफुसीय शिरा के द्वारा यहाँ पर जाता है आलिंद, यानी कि बाएं आलिंद में जाता है ये शुद्ध। यहाँ पर तो जब ऑक्सीजन उसमें अशुद्ध रक्त में मिक्स हो गया दोस्तों, तो हमारा शुद्ध रक्त हो गया वो, यानी कि शुद्ध रक्त बहता हुआ हमने देखा है, यहाँ पर शुद्ध रक्त लिखा है। तो यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ये बाएं आलिंद में प्रवेश करता है ये शुद्ध रक्त। ठीक है, अब इस शुद्ध रक्त जो प्रवेश करता है बाएं आलिंद में, तो त्रिपर्दी कपाट के द्वारा ये निलय में जाता है, निलय से हमारे ये महाधमनी में प्रवेश करता है। ठीक है, महाधमनी कपाट में प्रवेश करता है, महाधमनी कपाट के द्वारा ये महाधमनी में प्रवेश करके हमारे सभी धमनियों में यानी कि पूरे शरीर में तब ये रक्त पहुंचाता है। महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, इसी तरीके से सभी हमारे धमनियों में रक्त पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों हृदय का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इसके हृदय की कार्य विधि लिख भी दी है दोस्तों, तो ताकि आप लोग समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख भी लेते हैं हृदय की कार्य विधि जो है। तो संपूर्ण शरीर से शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय के दायां आलिंद वाले भाग में लाया जाता है, दायां आलिंद वाले भाग में लाया जाता है। दाएं आलिंद में रक्त प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं, ऊपरी रास्ते को अग्र महाशिरा कहते हैं और दूसरे रास्ते को निम्न महाशिरा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो दाएं आलिंद से रक्त त्रिपर्दी कपाट के द्वारा दाएं निलय में पहुंच जाता है। यहाँ से हमने जो बताया कि दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंच जाता है। तब यहाँ पर देखते हैं, तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों से लाया जाता है। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर फेफड़ों के द्वारा लाया जाता है। फिर शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद भाग में पल्मोनरी शिरा के द्वारा लाया जाता है। ये हमारा जो है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा जो है ये रक्त बाएं आलिंद में लाया जाता है शुद्ध रक्त। अब देखते हैं, बाएं आलिंद से रक्त द्विपर्दी कपाट के द्वारा बाएं निलय में प्रवेश करता है। ये यहाँ से जो है आलिंद में तो लाया जाता है ये शुद्ध रक्त, और फिर द्विपर्दी कपाट के द्वारा निलय में प्रवेश करता है। और यहाँ पर देखते हैं, बाएं निलय में स्थित महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रक्रिया महाधमनी के द्वारा धीरे छोटे छोटे धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में ये ब्लड पहुंचा दिया जाता है, यानी कि रक्त पहुंच जाता है, संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है हमारे जो है हृदय का। आगे देखते हैं दोस्तों,
हृदय के स्पंदन क्रिया अथवा पंपिंग क्रिया के माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की आपूर्ति करता है। आगे है उसके हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन का अर्थ होता है एक संकुचन तथा एक अनुशिथिलन की क्रिया। आगे देखते हैं इसमें संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, इसके द्वारा धमनियों पर दबाव डाला जाता है। अनुशिथिलन का अर्थ होता है पुनः सामान्य स्थिति में आना, इसके द्वारा शिराओं पर दबाव डाला जाता है। आगे देखते हैं हृदय की धड़कन एक सिकुड़न यानी कि जब हृदय सिकुड़ता है और प्लस एक अनुशिथिलन दाब, जब हृदय सिकुड़ता है उसके बाद फिर फैलता है दोस्तों, अपने पुनः स्थिति में आता है, उसी को हृदय की धड़कन कहते हैं। जब एक बार एक सिकुड़न दाब होता है और एक अनुशिथिलन दाब होता है, इन दोनों को मिलाकर एक हृदय की धड़कन बनती है, हमारी एक हृदय की धड़कन होती है। आगे देखते हैं एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को जो कहते हैं वो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय की धड़कन को जो है हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। आगे देखते हैं हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो वो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। आगे है पेसमेकर, जिसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, एक छोटा चिकित्सा उपकरण है जो असामान्य हृदय गति के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में हमारा मदद करता है। आगे देखते हैं जब हृदय संकुचित होता है यानी कि सिकुड़ता है तो धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, इसे संकुचन दाब कहा जाता है या कहते हैं। अनुशिथिलन दाब के कारण शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं भाग तक लाया जाता है, अर्थात अनुशिथिलन के द्वारा शिराओं पर दाब डाला जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब इस प्रकार शरीर में रक्त की आपूर्ति संकुचन दाब अनुशिथिलन दाब पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखते हैं रक्त दाब यानी कि बीपी जो नापी जाती है वो 120/80 में क्यों नापी जाती है, तो यहाँ पर 120 संकुचन दाब है, ठीक है। यहाँ पर बटे 80 अनुशिथिलन दाब है। संकुचन का क्या अर्थ है दोस्तों, जब यहाँ पर दोनों मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर हृदय तो दो जो 4 चेम्बर पाए जाते हैं, तो ऊपर का जो होता है हमारा वो आलिंद होता है, नीचे का निलय होता है। जब निलय हमारा सिकुड़ता है तब वहाँ का जो रक्त बहाव होता है वो 120 होता है, और फिर जब वही ब्लड पूरे शरीर के बाद शरीर में पूरा ब्लड जाने के बाद यहाँ पर जब पहुँचता है आलिंद पर, तो उसका जो खून का बहाव कम हो जाता है। आलिंद में जब पहुँचता है रक्त जाने पर, आलिंद के अंदर जाने पर, तो उसका जो रक्त बहाव होता है वो कम हो जाता है, वो 80 स्पीड उसकी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं रक्तदाब जो मापा जाता है वो मापा जाता है सिफगुनो मैनोमीटर में सिफगुनो मैनोमीटर में मापते हैं, और हृदय धड़कने पर कैसी ध्वनि में उत्पन्न होती है, वो लबडब जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।